कल आप लोग को बताया था सिलेबस, पूरा सिलेबस बताया था शिक्षक भर्ती का और सीटेट का। शिक्षक भर्ती में मैथ्स कितना है, सीटेट में कितना है, ये सारी बातें समझाया था। इसके बाद पहला टॉपिक स्टार्ट किए थे। पहला जो टॉपिक था वो संख्या पद्धति था, संख्याओं के बारे में सीख रहे थे। तो पहला जो टॉपिक था ये था संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में क्या क्या देखे हैं देख लीजिए एक बार, 5 मिनट थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करिए, संख्या पद्धति आपको डील करना ही होता है। बेसिक चैप्टर है, इसके बिना आगे आप बढ़ ही नहीं सकते हैं। जब तक संख्याओं की जानकारी नहीं होगी आगे आपको बढ़ने में दिक्कत होगी। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले आपने समझा था संख्या क्या होती है, संख्या की परिभाषा को आपने समझा था कि संख्या होती क्या है। तो आपने समझा था कि संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं, आपने देखा था गणितीय वस्तुएं मतलब गणित में जनरली आप इसको यूज करते हैं, गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग आप करते हैं मापने में, मापने का मतलब मेजरमेंट, मापने में करते हैं, गिनने में करते हैं, इत्यादि चीजों में करते हैं। तो संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग आप मापने में करते हैं, गिनने में करते हैं, मतलब मेजरमेंट में, काउंटिंग में, इत्यादि चीजों में करते हैं। तो आपको यहां पर समझाया था मैं कि मापने में और गिनने में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो आपने समझा था कि मापने का मतलब क्या, अगर मैं अपनी हाइट को माप रहा हूं ये मापना हो गया, मैं अपने वेट को माप रहा हूं मतलब ये मापना हो गया। काउंटिंग का मतलब क्या, गिनने का मतलब क्या, चेयर्स को अगर मैं काउंट कर रहा हूं तो ये काउंटिंग हो गया। विद्यार्थियों की संख्या को अगर मैं काउंट कर रहा हूं तो ये काउंटिंग हो गया। पेन मेरे पास बहुत सारी हैं, उसको मैं काउंट कर रहा हूं तो ये काउंटिंग हो गया। इसकी लेंथ को मेजर कर रहा हूं तो ये क्या हो गया, मापना हो गया। रायपुर से बिलासपुर के बीच का डिस्टेंस को अगर मैं देख रहा हूं तो ये क्या है, मेजरमेंट है, मापना। तो मापने में और गिनने में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं आपको यह भी समझाया था कि दशमलव वाली जो संख्याएं हैं वो संख्याएं गिनने में कभी यूज नहीं होती है। दशमलव वाली संख्याएं जैसे एग्जांपल के लिए 2.5, ये दशमलव वाली संख्याएं बोल रहा हूं। 4.6 दशमलव वाली कोई भी संख्या ले लो, दशमलव वाली संख्याएं आप गिनने में कभी यूज नहीं करते हैं जबकि मापने में यूज कर लेते हैं। जैसे अपने वेट को ही अगर मैं देख रहा हूं, मान लीजिए मेरा वेट है 70.5 किलोग्राम, हो सकता है 70.5 केजी मेरा वेट हो सकता है, कोई इसमें समस्या नहीं है। लेकिन काउंटिंग जब करूंगा, चेयर्स को काउंट करूंगा, तो वहां पे मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि 70.5 चेयर्स हैं, ऐसा नहीं बोल सकता। विद्यार्थियों की संख्या को जब मैं काउंट करूंगा तो ऐसा नहीं बोल सकता कि 70.5 विद्यार्थी हैं, 70.5 लड़के हैं, 70.5 लड़कियां हैं, ऐसा नहीं बोल सकता। समझ पा रहे हैं बात को। तो काउंटिंग में दशमलव वाली संख्याएं यूज नहीं होती हैं जबकि मेजरमेंट में दशमलव वाली संख्याएं यूज हो सकती है। अब डिस्टेंस को मेजर करते हो तो डिस्टेंस तो डेसिमल में हो सकता है ना, पॉइंट में हो सकता है। जैसे 60.4 किलोमीटर है, तो मेजरमेंट जब करते हो तो मेजरमेंट करने में, मापने में दशमलव वाली संख्याओं का यूज हो सकता है, लेकिन गिनने में दशमलव वाली संख्याओं का यूज नहीं हो सकता। समझ आ रहा है, ये बेसिक डिफरेंस है मापने में और गिनने में। आगे चलकर चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो बेसिक डिफरेंस समझा रहा हूं। तो संख्या की परिभाषा आपने पढ़ी, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में और भी चीजों में यूज होता है। इसके बाद जो आपने समझा था, जो संख्या होती है ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। संख्या मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली होती है वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, वास्तविक मतलब रियल नंबर और काल्पनिक मतलब इमेजिनरी नंबर, दो प्रकार की संख्याएं थी। एक और संख्या होती है, दोनों का मिला हुआ रूप होता है, लेकिन मुख्यतः संख्या दो प्रकार की थी, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक आपके सिलेबस में नहीं है, आप सीजीपीएससी का कोई भी एग्जाम उठा लेंगे नहीं मिलेगा, सीजी व्यापम का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, काल्पनिक संख्या आपको सिलेबस में मिलेगा ही नहीं। तो काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है।
फिर भी मैंने आपको समझाया था कि काल्पनिक संख्या क्या होती है, कैसी दिखाई देती है। तो काल्पनिक संख्या को आपने समझा था, वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में कोई संख्या है, वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में अगर कोई संख्या है, तो ऐसी संख्याओं को आप क्या बोलते हैं? काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक का मतलब जो केवल कल्पना में हो, जिसका रियल लाइफ में कोई यूज ना हो। कैसी दिखाई देगी? तो वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में अगर कोई संख्या है, ऋणात्मक रूप में, तो ऐसी संख्याओं को आपने नाम दिया था काल्पनिक संख्याओं का। ये संख्याएं आपके पूरे सिलेबस में कहीं पे नहीं है। आप सीजीपीएससी का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, ऐसी संख्याएं कहीं पे आएंगी ही नहीं। वर्गमूल के अंदर नेगेटिव नंबर्स कहीं पे नहीं आएंगे, तो ऐसी संख्याएं आपको पूरे मैथ्स में कहीं पे दिखाई नहीं देंगी। तो काल्पनिक मतलब जो केवल कल्पना में हो, जिसका रियल लाइफ में कोई यूज ना हो, उसी को बोलेंगे काल्पनिक। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में कोई संख्या है, तो उसको बोलेंगे आप काल्पनिक संख्या। इसके अलावा मैंने आपको समझाया था कि आई मतलब आयोटा, जिसका मतलब क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। तो आई का वैल्यू होता है वर्गमूल -1। तो काल्पनिक संख्या जो -2 है वर्गमूल के अंदर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल -1। ये समझाया था आपको। वर्गमूल -2 इसको मैं तोड़ दिया, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल -1 में, क्योंकि जब मैं इसको गुणा करूंगा तो मेरे को ये वापस से मिल जाएगा, तो मैं तोड़ के लिख सकता हूं। तो वर्गमूल -2 को वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल -1 में तोड़ दिया, वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 लिखा और वर्गमूल -1 को क्या लिख दिया? आई, क्योंकि वर्गमूल -1 को आई के रूप में लिखा जाता है। जैसे वर्गमूल -4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? वर्गमूल 4 गुणा वर्गमूल -1। वर्गमूल 4 का मान क्या होता है? 2, और वर्गमूल -1 को क्या लिख दूंगा? आई। तो काल्पनिक संख्याएं या तो इस प्रकार से दिखाई देंगी, या तो आपको आई के रूप में दिखाई देंगी, लेकिन आपके सिलेबस में कहीं पे नहीं है। मतलब इसको आपको जानकारी रखनी है तो रख सकते हैं, बाकी काम का कुछ नहीं है। मैं इसीलिए आपके नॉलेज में इसको डाला हूं, ताकि जब संख्याएं लिखूं तो आपके दिमाग में ना चले कि सर अगर ऐसा होता तो किस प्रकार की संख्या होती। तो वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक संख्या है तो वो कौन सी संख्या होगी? काल्पनिक। बन जाएगा यहां तक? तो वास्तविक और काल्पनिक दो ही प्रकार की संख्याएं मुख्यतः होती हैं। काल्पनिक का मतलब जो केवल कल्पना में हो, जिसका रियल लाइफ में कोई यूज ना हो। वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में संख्याएं हैं तो ये काल्पनिक होंगी, या फिर आई के रूप में अगर कोई संख्या लिखी है तो काल्पनिक होगी, जहां पे आई का मान क्या है? वर्गमूल -1। काल्पनिक को छोड़कर आपने समझा था जितनी भी संख्याएं हैं वो सब की सब क्या है? वास्तविक। वास्तविक संख्या दो प्रकार की थी, याद होगा। एक थी परिमेय संख्या और दूसरी क्या थी? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर, ये समझा था आपने। डिटेल में समझाऊंगा आज क्या होती है ये सब। इसके बाद आपने समझा था परिमेय संख्या तीन प्रकार की होती है। पहली क्या थी? प्राकृत संख्या, दूसरी थी पूर्ण संख्या और तीसरी थी पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। तो परिमेय संख्या तीन प्रकार की थी, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। इसके बाद आपने समझा था कि प्राकृत संख्या दो प्रकार की थी, एक थी सम प्राकृत संख्या और दूसरी क्या थी? विषम प्राकृत संख्या। सम प्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या दो प्रकार की थी, सम प्राकृत और विषम प्राकृत। पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की थी, एक थी आपकी ऋणात्मक, दूसरी क्या थी? शून्य, और तीसरी क्या थी? धनात्मक। ये संख्या का क्लासिफिकेशन कल आपने देखा था। संख्या का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। संख्या दो प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक को आपने समझा लेकिन सिलेबस में नहीं है। वास्तविक दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय तीन प्रकार की, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। प्राकृत संख्या दो प्रकार की जो सम और विषम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं देख लीजिए। इसको बोलते हैं रियल नंबर, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर।
रियल नंबर दो टाइप का, रैशनल और इरैशनल। रैशनल नंबर तीन टाइप का, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। इंटीजर्स तीन टाइप का, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, ये जीरो और ये पॉजिटिव। नेचुरल नंबर दो टाइप का, इवन नेचुरल और ऑड नेचुरल। इसके अलावा दो संख्याएं और पढ़ेंगे, एक है अभाज्य जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर, और दूसरी है आपकी भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इंपॉर्टेंट है ये दोनों भी। आगे चलकर और भी संख्याएं आएंगी, सह अभाज्य, भिन्न संख्या के अलग अलग प्रकार होते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, बहुत सारी संख्याएं हैं। तो फिलहाल इन संख्याओं को कवर करनी है। तो यहां तक कल पढ़ा दिया था आप लोगों को, कल की क्लास में सिलेबस बताया था पूरा। क्या सिलेबस है, कितने सारे चैप्टर्स हैं आपने देखा था, सहायक शिक्षक में और शिक्षक में। बहुत बड़ा सिलेबस है मैथ्स का। सीटेट में उतना बड़ा सिलेबस नहीं है, उसी के अंतर्गत कुछ कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, वो आपने देखा था। उसके बाद संख्या स्टार्ट किए थे, संख्या की जानकारी आपने देखी, संख्या होती क्या है, कैसे परिभाषित करेंगे, संख्या का ये वर्गीकरण हो गया। एक एक करके सारी संख्याओं को समझेंगे, उन पे प्रश्न भी करेंगे साथ साथ। चलिए सबसे पहले लिखेंगे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ऑनलाइन में यहां तक किसी को कुछ डाउट तो नहीं है, जल्दी से बताइए। ऑनलाइन में जो आप लोग जुड़े हैं बताइए भाई, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है कुछ? चलिए ठीक, लिखिए पहली प्राकृत संख्या। चलिए आप ही लोग बताइए, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होती है? ये प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। बताइए ऑनलाइन में कहां से स्टार्ट होती है प्राकृत संख्या? वन से। लिखिए परिभाषा लिखिए, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, द नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, द नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। अब समझो, इस पे एक प्रश्न भी कराऊंगा, इसीलिए कुछ बातों को समझो। वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, अब गिनने के काम में आती हैं तो स्टार्ट कहां से होंगी? एक से, क्योंकि किसी भी वस्तु को आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो कहां से करेंगे? एक से। चेयर्स को काउंट करना स्टार्ट करिए, एक से करेंगे आप। एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे करते हुए बहुत सारी हो सकती है। विद्यार्थियों की संख्या को काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो कहां से? एक से करेंगे। तो किसी भी वस्तु को अगर आप काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो एक से करेंगे। इसीलिए प्राकृत संख्याएं कहां से आरंभ होंगी? एक से। कहां तक जाएंगी नहीं पता है, नहीं पता है उसको अपन क्या बोल देते हैं? अनंत। नहीं पता है कहां तक जाएंगी तो उसको अपन अनंत बोल देते हैं। तो प्राकृत संख्याएं एक से स्टार्ट होंगी। सबसे पहली या सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? एक है। समझ आ रहा है? एकदम सिंपल सी परिभाषा है, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। अब काउंटिंग के काम में आ रही हैं तो सिंपल सी बात है, स्टार्ट एक से ही होंगी, क्योंकि कोई वस्तु आपके पास होगी या तो नहीं होगी। इस रूम में चेयर्स होंगी या तो नहीं होंगी। अगर हैं तो कहां से स्टार्ट होंगी? एक से। समझ आ रहा है? या तो फिर नहीं होंगी। आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि रूम में 0 चेयर है। समझ आ रहा है? रूम में 0 विद्यार्थी हैं। 0 काउंटिंग में कभी काम आता ही नहीं है। 0 मतलब क्या? कुछ नहीं। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं बोलेंगे 0 चेयर्स हैं, 0 विद्यार्थी हैं। या तो कोई वस्तु होगी या तो नहीं होगी। अगर है तो कहां से होगी? वो एक से। वस्तु सजीव हो, निर्जीव हो, कैसी भी हो, अगर कोई वस्तु इस कमरे में है तो वो स्टार्ट कहां से होगी? एक से। तो प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी? एक से। पहली या सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? एक होगी। बनेगा यहां तक? दशमलव वाली संख्याएं इसमें शामिल होंगी क्या? जैसे 2.5, 3.6, ये जो दशमलव वाली संख्याएं मैं लिख रहा हूं, ये देखिए, ये संख्याएं प्राकृत संख्याओं में शामिल होंगी क्या? नहीं होंगी। समझ आ रहा है? ये संख्याएं प्राकृत संख्याओं में शामिल नहीं होंगी।
दशमलव वाली कोई भी संख्या प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होगी, क्योंकि काउंटिंग के काम में जो संख्याएं आएंगी उसी को आप बोल रहे हैं प्राकृत संख्याएं। तो ये संख्याएं कभी भी काउंटिंग में काम नहीं आएंगी। आप वस्तु को गिनोगे तो ऐसा कभी नहीं बोलोगे 2.5 चेयर्स हैं, 2.5 विद्यार्थी हैं, 2.5 लड़के हैं, 2.5 लड़कियां हैं, ऐसा कभी बोलेंगे ही नहीं। तो दशमलव वाली संख्याएं कभी प्राकृत संख्याओं में शामिल नहीं होंगी। जीरो प्राकृत संख्या में शामिल होगी क्या? नहीं होगी। जीरो चेयर कभी नहीं बोलोगे आप। समझ आ रहा है? माइनस वाली संख्याएं प्राकृत संख्याओं में शामिल होंगी क्या? नहीं होंगी। -3 चेयर्स हैं, ऐसा बोलोगे क्या? -3 विद्यार्थी हैं, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे। तो ना तो नेगेटिव नंबर्स, ना तो जीरो और ना ही डेसिमल वाले नंबर्स प्राकृत संख्या में शामिल होंगे। तो प्राकृत संख्याएं में शामिल क्या क्या होंगी? 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहेगा। जो काउंटिंग बचपन में आपने सीखी है 1 2 3 4 चलते रहो, यही संख्याएं क्या हैं? प्राकृत संख्याएं। दशमलव वाली संख्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि काउंटिंग में इनका यूज कभी होता ही नहीं है। जीरो नहीं आएगा, क्योंकि आप कभी भी काउंटिंग में जीरो का उपयोग नहीं करते हो। जीरो चेयर है नहीं बोलोगे, जीरो विद्यार्थी है नहीं बोलोगे, आप बोलोगे चेयर है ही नहीं, विद्यार्थी है ही नहीं, जीरो विद्यार्थी है, ऐसा कभी यूज करते ही नहीं। जीरो चेयर है, ऐसा कभी यूज करते ही नहीं है। नेगेटिव नंबर्स तो काउंटिंग में यूज हो ही नहीं सकते। -2 विद्यार्थी, -2 लड़के, -2 चेयर, ऐसा कभी बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे। तो ना तो नेगेटिव नंबर्स, ना तो जीरो और ना ही डेसिमल वाले नंबर्स, दशमलव वाली संख्याएं यहां पर शामिल होंगी। तो प्राकृत संख्या के बारे में आपने समझा, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आएंगी, स्टार्ट कहां से होंगी? 1 से, 1 2 3 4 चलते रहेगा। कहां तक जाएगा नहीं पता है, तो आपने क्या बोल दिया उसको? अनंत। बन जाएगा यहां तक। पहली प्राकृत संख्या क्या है? 1। 10वीं प्राकृत संख्या क्या होगी? 10। 50वीं प्राकृत संख्या 50। पहली 1 है, दूसरी 2, तो 10वीं 10 होगी, 50वीं 50 होगी। चलिए क्वेश्चन लिखिए। थोड़ी जानकारी को और बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से जानकारी को बढ़ाते हैं। देखिए नीचे कुछ कथन प्राकृत संख्या के संदर्भ में दिए गए हैं। नीचे कुछ कथन प्राकृत संख्या के संदर्भ में दिए गए हैं, तो जानकारी और कहीं ना कहीं बढ़ेगी आपकी। नीचे कुछ कथन प्राकृत संख्या के संदर्भ में दिए गए हैं। पहला कथन लिखिए, लिखेंगे पहला कथन, न्यूनतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है। न्यूनतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है। न्यूनतम मतलब क्या? मिनिमम। अस्तित्व में रहने का मतलब क्या? एग्जिस्ट करना। समझ आ रहा? अस्तित्व में रहने का मतलब एग्जिस्ट करना। ये पहला कथन है, न्यूनतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है। दूसरा लिखिए, अधिकतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है। अधिकतम मतलब मैक्सिमम। अधिकतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है। मैक्सिमम नेचुरल नंबर जो है एग्जिस्ट करता है। तीसरा कथन लिखिए, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य सदैव एक प्राकृत संख्या होती है। सदैव एक प्राकृत संख्या होती है। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य सदैव एक प्राकृत संख्या होती है। क्रमागत का मतलब इंग्लिश में होता है सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव। समझ आ रहा है? सक्सेसिव या फिर कंसेक्यूटिव बोलते हैं। ये 3 कथन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। कौन सा या कौन से, एक से ज्यादा भी सही हो सकता है। चलिए कूट वाला प्रश्न है, आपको बताना है कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। बताओ, दिमाग लगाओ। जितनी जानकारी आपने देखी है प्राकृत संख्या के बारे में, उसके हिसाब से आप बताइए कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं।
सभी सत्य हैं मुकेश। दूसरा तीसरा दोनों गलत है क्या? पहला दूसरा सही है आप लोग के हिसाब से। इधर पे क्या बता रहे हैं आप लोग? पहला सही, दूसरा तीसरा गलत। ऑनलाइन में किरण, डॉली, मुकुंद, आयुषी, दीपाली, गीतेश, दिमाग लगाओ। ये दिक्कत होती है, थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें कभी आपको परेशान नहीं करेंगी एग्जाम में। तो क्वेश्चन के माध्यम से किसी भी संख्या को और डिटेल में आप समझ सकते हैं। पहला सही है, दूसरा क्या है? सही की गलत? सही है। क्या होती है बताओ अधिकतम प्राकृत संख्या? बताओ क्या होती है? दूसरा जो सही बोल रहे हैं वो लोग मेरे को ये बता दीजिए, अधिकतम प्राकृत संख्या होती क्या है? बताइए क्या होती है, बताइए। न्यूनतम तो एक होती है, न्यूनतम तो एग्जिस्ट कर रही है एक। अधिकतम क्या होती है बताओ मेरे को? किसको अधिकतम बोलोगे? 100 को? 100 को अधिकतम बोलोगे क्या? 100 के आगे 1000 भी आएगा, 1000 के आगे 10,000, लाख, करोड़, अरब, खरब, चलते रहेगा चलते रहेगा। कहां तक जाएंगे पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है मतलब अस्तित्व में नहीं है वो। समझ आ रहा है? इनफाइनाइट जो है ये कोई नंबर थोड़ी है। जहां तक आपकी पहुंच नहीं है वही क्या है? अनंत है। समझ आ रहा है? जहां तक आपकी पहुंच नहीं है वही क्या है आपके लिए? अनंत है। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, न्यूनतम प्राकृत संख्या एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल करती है। ये देखिए न्यूनतम प्राकृत संख्या क्या है? 1। तो न्यूनतम प्राकृत संख्या एग्जिस्ट करती है हमेशा। चेयर्स को काउंट करना स्टार्ट करिए, 1 से करेंगे तो न्यूनतम प्राकृत संख्या हमेशा एग्जिस्ट करेगी। अधिकतम प्राकृत संख्या एग्जिस्ट करती है, ये क्या है? गलत। क्यों गलत है? काउंटिंग स्टार्ट करिए 1 से, 1 2 3 4, कहां तक जाएंगे पता ही नहीं आपको। समझ आ रहा है? 100 के आगे 1000, 1000 के आगे लाख, लाख के आगे करोड़, अरब, खरब, चलते रहेगा चलते रहेगा। पूरा जीवन आप बैठ के काउंटिंग करिए तो भी आप अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाएंगे। समझ आ रहा है? पूरे जीवन भर अगर आप बैठ के काउंटिंग ही करेंगे, आज से लेकर पूरे 60-70 साल जितना आपका जीवन है, काउंटिंग करते रहिए बैठ के, तो भी आप अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाएंगे। अंतिम छोर है ही नहीं इसका कुछ। और अंतिम छोर नहीं है इसका मतलब एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अधिकतम प्राकृत संख्या की खोज किसी ने की ही नहीं है, होती ही नहीं है। आप काउंटिंग करते रहिए, छोर ही नहीं आएगा। ये वाला छोर तो पता है एक, लेकिन ये वाला छोर आपको नहीं पता। तो अधिकतम प्राकृत संख्या एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा? गलत। थर्ड वाला को आप लोग फिर से देखिए और बताइए। क्रमागत का मतलब होता है कंसेक्यूटिव, मतलब क्रम से। क्रम से, जैसे 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मतलब क्या? 1 और 2, 10 और 11, 15 और 16। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं मतलब 2 ठो क्रम से प्राकृत संख्या। क्रमागत का मतलब कंसेक्यूटिव, सक्सेसिव, क्रम से। 2 ठो क्रमागत प्राकृत संख्या 15 16 है, 20 21 है। 1 और 3 नहीं बोल सकता मैं। 1 और 3 को 2 क्रमागत प्राकृत संख्या नहीं बोल सकता। 1 और 3 2 प्राकृत संख्याएं तो हैं लेकिन क्रमागत नहीं है। ये 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं, ये 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं, ये 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं। तो 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मतलब 1 2 10 11 15 16 51 52, 2 ठो क्रम से। अब 2 ठो क्रम से प्राकृत संख्या लिखे हो तो इसके बीच कोई प्राकृत संख्या होगी क्या? 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या होती है क्या? नहीं, क्योंकि आपने पहले ही समझा है कि दशमलव वाली संख्याएं यहां पर नहीं आएंगी। 15 16 10 11, 2 क्रमागत प्राकृत संख्या के मध्य कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती। तो यहां पर केवल कथन एक सत्य है, केवल कथन एक सत्य है। समझ आई बात? तो फर्स्ट सही है, सेकंड और थर्ड दोनों ही गलत हैं। कोई डाउट है तो पूछिए। बनेगा यहां तक? तो ये कंप्लीट जानकारी हुई प्राकृत संख्या के बारे में। तो प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होंगी, दशमलव वाली संख्याएं इनमें शामिल नहीं होंगी। न्यूनतम अस्तित्व में रहेगी, अधिकतम नहीं रहेगी। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य कोई भी प्राकृत संख्या
नहीं होती है, क्योंकि दशमलव वाली संख्याएं पहले ही आपने कैंसिल कर दी है। एक बच्चे का ऐसा डाउट था ऑनलाइन में कि 2.5 सेंटीमीटर ऐसा तो बोलते हैं सर, 3.4 मीटर ऐसा तो बोलते हैं सर, 5.6 केजी ऐसा तो बोलते हैं सर, तो आप क्यों इनको प्राकृत संख्याएं नहीं बोल रहे हो? तो ये जो आप बोल रहे हो ये क्या है? मेजरमेंट है, मापना है, गिनना नहीं है। ये समझ आ रहा है? बच्चे का वेट 5.4 केजी, तो ये मेजरमेंट है, मापना, गिनना थोड़ी है। मैं बात किसकी कर रहा था? जो गिनने के काम में आएंगी वो है प्राकृत संख्याएं। तो एक बच्चे का डाउट था कि 2.5 सेंटीमीटर, ये भी तो सर पॉइंट में है, तो प्राकृत क्यों नहीं है? तो ये जो आप कर रहे हैं ये मेजरमेंट कर रहे हैं, मापने का काम कर रहे हैं, गिनने का काम नहीं कर रहे हैं। किसी बच्चे का वेट आपने मेजर किया पैदा होने के बाद, 5.6 केजी है मान लो, तो 5.6 केजी ये क्या है? मेजरमेंट है, काउंटिंग थोड़ी है। कितने बच्चे पैदा हुए हैं हॉस्पिटल में, ये क्या है? काउंटिंग हो गया। अब वहां पे 5.6 बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। लेकिन बच्चे का वेट कितना है तो 5.6 बोल सकते हैं। काउंटिंग में दशमलव वाली संख्याएं शामिल हो ही नहीं सकती, एकदम सीधी सी बात है। काउंटिंग में कभी दशमलव वाली संख्याएं शामिल नहीं हो सकती। तो जो डाउट था वो क्लियर कर लेंगे, ऐसा जिनका भी डाउट था ऑनलाइन में। समझ में आ जाएगा संदीप, चिंता मत करिए, रेगुलर क्लास को अटेंड करिए, दिक्कत नहीं आएगा आपको, बन जाएगा। यहां तक जितना भी बोर्ड में लिखा हुआ है इसमें किसी को डाउट तो नहीं कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ऑनलाइन में जितना भी बोर्ड में लिखा हुआ है यहां तक किसी को डाउट होगा तो पूछेंगे। अगला संख्या लिखिए पूर्ण संख्या। अगली जो संख्या है ये है पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर। चलिए अगला लिखिए फिर होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं क्या होती है? ये कहां से स्टार्ट होती है? जीरो से। लिख लीजिए, यदि प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए, यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए, यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है। यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है। इफ जीरो इज इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर्स, if zero is included in natural numbers then it is called whole numbers। तो एकदम सीधी सी बात है, आपको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। प्राकृत संख्याओं में केवल क्या मिलाना है आपको? जीरो, और कुछ नहीं। प्राकृत संख्याएं आपने पूरा पढ़ा, डिटेल में समझा, उसमें जीरो को मिलाना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी? जीरो से। पहली या सबसे छोटी, पहली या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो। पहली या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो। ये छोटी छोटी बातें हैं जहां पे गलतियां होती हैं, समझ आ रहा है? छोटी छोटी बातें हैं, औसत में प्रश्न आएंगे, एवरेज के चैप्टर में गलतियां होती हैं, तो इनको ध्यान रखना है आपको। तो पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होगी। डेसिमल वाली संख्या यहां पर आएंगी क्या? तो यहां पर भी नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि परिभाषा में बोला है भाई कि प्राकृत संख्याओं में केवल जीरो को मिलाना है आपको। तो जो संख्याएं बनेंगी वो क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं, जीरो से स्टार्ट होंगी। तो पहली या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो। कैसे गलतियां होती है देखो एक बार यहां पर। जैसे आपसे मैं पूछा प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग, ये प्रश्न पूछ लिया। एक और पूछ लिया आपसे प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग। ये दो प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग और प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग। सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं क्या क्या उठाएंगे? 1 2 3 4 5, इनका योग निकालना है। तो इनका योग क्या बताएंगे आप? 15। इसमें अभी कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, 5 ठो ही लिया हूं बस, समझ आ रहा है? समझाने के लिए। लेकिन प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, पहली पूर्ण संख्या 0, दूसरी पूर्ण संख्या 1, तीसरी पूर्ण संख्या 2, चौथी पूर्ण संख्या 3 और पांचवी पूर्ण संख्या 4। अगर पहली पूर्ण संख्या 0 है
तो पांचवी पूर्ण संख्या क्या होगी? 4 होगी। यहां पर सम अगर आप निकालते हैं इन पांचों का, तो यहां पर सम जो आएगा ये क्या आएगा? 10। ये देखो डिफरेंस आ रहा है। अब इन बातों का ध्यान अगर नहीं रखोगे तो औसत के प्रश्न गलत हो जाएंगे, योग का प्रश्न गलत हो जाएगा। तो आपको ये डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये डिफरेंस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब चीजें आपका एक्यूरेट हो पाएगा। पहली प्राकृत संख्या 1 है तो पांचवी प्राकृत संख्या क्या होगी? 5। पहली पूर्ण संख्या 0 है तो पांचवी पूर्ण संख्या क्या होगी? 4 होगी। समझ पा रहे हैं बात को? अगर मैं बोला प्रथम 25 प्राकृत संख्याएं, प्रथम 25 प्राकृत संख्याएं, तो 1 से कहां तक? 25 तक। लेकिन मैं बोला प्रथम 25 पूर्ण संख्याएं, 0 से 24 तक। समझ आ रहा है? औसत में यही सब है, औसत में यही सब आएगा। अगर आप इन्हीं को लिखने में गलती कर दोगे तो फिर आंसर तो किसी हालत से सही नहीं हो सकता आपका। छोटी छोटी गलतियां हैं, ये गलतियां करोगे जो आएगा आंसर वो ऑप्शन में मैच भी कर लेगा, जो कि गलत ऑप्शन रहेगा। क्योंकि ऑप्शंस ऐसे सेट होते हैं कि आप छोटी सी गलती करोगे और ऑप्शन मैच हो जाएगा आपका, जो कि गलत ऑप्शन होगा। तो जहां पे आपका नंबर पॉजिटिव होना चाहिए वहां पर नेगेटिव हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, पहली प्राकृत संख्या 1 तो 25वीं 25, पहली पूर्ण संख्या 0 तो 25वीं पूर्ण संख्या क्या होगी? 24 होगी। तो प्रथम 25 प्राकृत संख्याएं 1 से 25, प्रथम 25 पूर्ण संख्याएं 0 से 24 बन जाएगा। एक क्वेश्चन लिखिए। अच्छा ये बताइए 35वीं 35 नंबर की 35वीं पूर्ण संख्या क्या होगी? 34। 48वीं प्राकृत संख्या क्या होगी? 10वीं पूर्ण संख्या क्या होगी? चल रहा है दिमाग? क्वेश्चन लिखिए। ठीक, बढ़िया। लिखेंगे पहला क्वेश्चन इस संख्या में। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन लिखिए, सभी पूर्ण संख्याएं, ऐसा लिखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट लिखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ऑप्शंस किस प्रकार के हैं देखो, ऑप्शन ए है केवल कथन एक सत्य है, मतलब दूसरा असत्य। ऑप्शन बी जो है केवल कथन 2 सत्य है, मतलब पहला असत्य। ऑप्शन सी है दोनों सत्य हैं, ऑप्शन डी है दोनों असत्य हैं। ये ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है केवल कथन एक सत्य है, ऑप्शन बी है केवल कथन 2 सत्य है, ऑप्शन सी है दोनों सत्य, ऑप्शन डी दोनों असत्य। ये तो आसान सा है यार, क्या आएगा? बी आएगा। ये आसान सा है, इसमें दिमाग लगाइए भाई, ऐसा नहीं कि हर प्रश्न को छोड़ रहे हैं। बी आएगा, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन में आ रहा सबका, बहुत बढ़िया, काफी लोगों का आ गया है। बी आएगा, आ रहा है बी। सोच पा रहे हैं ना? प्रत्येक का मतलब क्या? सब, सब की सब उठाना है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक का मतलब जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सब की सब प्राकृत होती हैं क्या? नहीं होती। प्रत्येक पूर्ण संख्या, जैसे ही बोला प्रत्येक पूर्ण संख्या, ये लिख दिया मैंने प्रत्येक पूर्ण संख्या। तो क्या सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत होती हैं? नहीं। जीरो यहां पर ऑब्जेक्शन कर देगा, जीरो प्राकृत में नहीं आएगा। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या, सारी की सारी पूर्ण संख्याओं को, इन सभी को मैं प्राकृत संख्या का नाम नहीं दे सकता, जीरो ऑब्जेक्शन करेगा, मतलब पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा क्या बोल रहा है? प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या बोला, तो ये प्रत्येक प्राकृत संख्या,
ये प्रत्येक प्राकृत संख्याएं होती हैं क्या पूर्ण? बिल्कुल होती है। ये सारी की सारी किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्ण के अंतर्गत। मतलब हर एक प्राकृत संख्या को मैं पूर्ण संख्या बोल सकता हूं। ये देखिए, ये प्राकृत है, पूर्ण भी है, ये प्राकृत है, पूर्ण भी है। जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं उन सब को मैं पूर्ण संख्या का नाम दे सकता हूं। तो कथन 2 आपका सत्य है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बन जाएगा यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है? दोनों संख्याओं के बारे में जितनी जानकारी बताया हूं इतनी जानकारी आप रखिए। इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आगे चलकर मिलेंगे आपको। इतनी जानकारी आपको रखनी है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आगे चलकर आपको मिलने वाले हैं इनके। चलिए अगला लिखिए, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स बोलते हैं इसको, पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स लिखेंगे। पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या ही होती हैं। पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या ही होती हैं। पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या ही होती हैं। पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या ही होती हैं जो ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक होती हैं। पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या ही होती हैं जो ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक होती हैं। जो ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक होती हैं। Integers are the whole numbers which can be negative, zero and positive. Integers are the whole numbers which can be negative, zero and positive. पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या ही होती हैं जो ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक होती हैं। देखिए पूर्णांक में सब कुछ आएगा, ऋणात्मक भी आएगा, शून्य भी आएगा और धनात्मक भी आएगा। इसको बोलेंगे आप ऋणात्मक पूर्णांक। इसको बोलेंगे आप ऋणात्मक पूर्णांक। इसको बोलेंगे शून्य पूर्णांक और इसको बोलेंगे आप धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। क्वेश्चंस जब आते हैं तो वहां पर स्टेटमेंट में लिखा होता है यदि n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो वहां पे आपको पता चले कि धनात्मक पूर्णांक संख्या होती क्या है। अगर मैं धनात्मक पूर्णांक बोला मतलब +1, +2, +3 कुछ भी हो सकता है। अगर मैं ऋणात्मक पूर्णांक बोला मतलब -1, -2, -3 कुछ भी हो सकता है। अगर मैं शून्य पूर्णांक बोला तो n का मान क्या होगा? शून्य होगा। तो पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की हैं, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। जो बचपन में आपने स्केल पढ़ा होगा ऐसा, ये देखिए बीच में क्या होता है? 0। इधर पे होता है क्या? +1, +2, +3। इधर पे क्या होता है? -1, -2, -3। तो ये जो संख्याएं हैं -1, -2, -3 ये है ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। +1, +2, +3 ये है धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और 0 क्या है? शून्य पूर्णांक संख्या। तो आपने बचपन में ऐसा पढ़ा होगा कि बाएं से दाएं जाने पर वैल्यू बढ़ती है ना, बाएं से दाएं चलने पर वैल्यू बढ़ती है। तभी तो +2 और +3 में बड़ा किसको बोलते हो? +3 को। 0 और 1 में बड़ा किसको बोलते हो? 1 को। -1 और 0 में बड़ा कौन है? 0। -2 और -1 में बड़ा कौन है? -1। क्योंकि बाएं से दाएं चलने पर वैल्यू इंक्रीज होती है। -10 और -15 में कौन बड़ा है? क्योंकि बाएं से दाएं चलने पर -10 दाहिने ओर आएगा। -15 और -10 ये देखिए, -15 यहां कहीं पे आएगा तो -10 यहां कहीं पे आएगा। तो बाएं से दाएं चलने पर वैल्यू बढ़ती है। माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी वो उतनी ही छोटी। समझ आ रहा है? एकदम बेसिक बातें समझा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे वहां पे डाउट नहीं आना चाहिए कुछ आपको। संख्याएं आएंगी, बार बार यूज होगा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, तो वहां पर पता तो चले कि कौन सी संख्या क्या कहलाती है। तो 3 संख्याएं होंगी, याद रहेगा? प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। एकदम आसान है। देखो प्राकृत कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। थोड़ा सा पीछे गए तो कौन स्टार्ट हो गया? पूर्ण। थोड़ा सा और पीछे गए तो पूर्णांक स्टार्ट हो गया। ये देखिए तो आसान है, याद रखेंगे इस बात का। दशमलव वाली संख्याएं अभी तक कहीं पे शामिल नहीं होंगी, ना तो प्राकृत में, ना ही पूर्ण में, ना ही पूर्णांक में। बन जाएगा यहां तक? तो जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा बता रहा हूं।
इससे अधिक जानकारी की आवश्यकता है ही नहीं आपको। फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनेंगे, वो देखेंगे आगे चल के। तो ये 3 संख्याएं हो गई आपकी। चलिए अब यहां पर आ जाइए, ये जो आपने प्राकृत संख्या को 2 पार्ट में तोड़ा था, सम प्राकृत और विषम प्राकृत। चलिए सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 0 या 2? 2 की 0? सबसे छोटी सम संख्या 2? 2 ही होगा ना? -2 सम संख्या है कि नहीं है? -2 सम संख्या है कि नहीं है? नहीं है? बताइए। कुछ लोकल बुक्स पढ़ेंगे आप, छत्तीसगढ़ की जो लोकल कोचिंग्स हैं, छत्तीसगढ़ की कोचिंग्स जो हैं, उनकी बुक पढ़ेंगे कुछ कोचिंग्स की, तो -2, -4, -6, -8 इनको वो सम संख्याएं लिख दिए हैं। बचपन में स्कूल में भी बहुत जगह पर पढ़ाया जा रहा है कि -2, -4, -6 ये सब सम संख्याएं हैं। बहुत जगह पे पढ़ाया जा रहा है, अच्छे-अच्छे स्कूलों में भी। समझ आ रहा है? कुछ लोकल बुक्स पढ़िए आप, लोकल बुक्स, अच्छे राइटर की बात नहीं कर रहा हूं, लोकल कोचिंग वाले जो निकालते हैं बुक्स को, उन बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको -2, -4, -6 ये सब सम संख्याएं मिल जाएंगी, होती हैं। कुछ स्कूलों में भी पढ़ा रहे हैं छोटे-छोटे बच्चों को कि -2, -4, -6 सम संख्याएं होती हैं। बहुत सारे बच्चों से पूछा हूं मैं, अगल-बगल घर के मेरे, जो स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो बोलते हैं सम संख्याएं हैं, इवन नंबर्स हैं ये, लेकिन नहीं है। समझ आ रहा है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा, एकदम भी नहीं है। पहला कारण तो यह है कि ये सम और विषम जो आप लिखे हैं, ये किसके भाग हैं? प्राकृत संख्या के। समझ आ रहा है? प्राकृत संख्या को 2 पार्ट में तोड़े हो तब आया है सम और विषम। प्राकृत संख्या में 0 आता है क्या? प्राकृत संख्या में 0 आता है क्या? तो सम और विषम में तो आने का सवाल ही नहीं उठता यार। प्राकृत संख्या में नेगेटिव नंबर्स आते हैं क्या? तो फिर सम और विषम में कहां से आ जाएंगे? प्राकृत संख्याएं आपने क्या पढ़ी? तो आपने पढ़ी प्राकृत संख्याएं, ये जो गिनने के काम में आती हैं, इनको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। अब एकदम सिंपल सी बात, इसको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। जो 2 से भाग जाएगा वो सम, और जो 2 से भाग नहीं जाएगा वो विषम। कुछ नहीं इसमें। प्राकृत संख्याएं आपको पता है, उनमें जो जो 2 से भाग जाएगा वो सम, और जो जो 2 से भाग नहीं जाएगा वो विषम। लिख लीजिए, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से भाग जाती हैं, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से भाग जाती हैं, सम प्राकृत संख्या में लिखिए। बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कल बताया था, मैं आपको प्रैक्टिस शीट्स दे दूंगा बहुत सारी, क्लास नोट्स बनाइए प्रॉपर एकदम बढ़िया सी, उसके क्वेश्चंस जो भी रहेंगे आपके पास, साथ में प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलेंगी। सम प्राकृत संख्या, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से भाग जाती हैं, दी नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। लिख लीजिए 2, 4, 6, 8 ये सब हो जाएंगी सम प्राकृत संख्याएं। तो पहली सम संख्या क्या है? 2। ध्यान रखिएगा, 2 से पहले कोई भी सम संख्या नहीं होती है। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से भाग जाती हैं। अच्छा, 2 से भाग जाने वाली संख्या को सम संख्या बोलते हैं, बचपन से रटते आ रहे हैं। अब 2 से भाग जाने वाली पहली संख्या 2 ही तो होती है ना। 2 का टेबल पढ़ते हो आप, 2 एक कम 2 ही तो बोलते हो ना पहले। आप ऐसा बोलते हो क्या 2 जीरम 0 होता है? ऐसा कभी टेबल पढ़े हो क्या? 2 जीरम 0, 2 एक कम 2। आप देखेंगे 2 का टेबल, 2 एक कम 2, तो 2 से भाग जाने वाली पहली संख्या क्या है? 2 है, ऐसा समझ लो। या फिर प्राकृत संख्या को 2 पार्ट में तोड़ो हो, प्राकृत संख्या में ही 0 नहीं है, इन दोनों में आएगा नहीं। प्राकृत संख्या में नेगेटिव नंबर्स नहीं है, तो इन दोनों में कहां से आ जाएंगे? एकदम सिंपल सी बात, प्राकृत संख्याओं में जो जो 2 से भाग जाएगा वो सम, और जो जो 2 से भाग नहीं जाएगा वो विषम। लिख लीजिए, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से भाग नहीं जाती हैं। विषम प्राकृत संख्या में लिख लीजिए, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से भाग नहीं जाती हैं। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से भाग नहीं जाती हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब हो जाएंगी विषम प्राकृत संख्याएं। वे प्राकृत संख्याएं, द नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। तो सबसे छोटी या पहली विषम संख्या 1, सबसे छोटी या पहली सम संख्या 2। बनेगा यहां तक?
अब यहां तक एक बार देखिए, कुछ डाउट है तो पूछिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ये सारी संख्याएं मैंने आपको बता दी हैं, ये सारी संख्याएं हो गई। यहां तक देखिए, कुछ डाउट है तो पूछेंगे ऑनलाइन में। देखिए भाई, यहां तक पूरा देख लीजिए एक बार, अपनी कॉपी पलटाइए, यहां तक पूरा देखिए, कुछ भी डाउट है तो पूछिए। ये सारी संख्याएं आपको बता चुका हूं। बन जाएगा। प्राकृत हो गया, पूर्ण हो गया, पूर्णांक। प्राकृत में सम और विषम, पूर्णांक में ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। कोई डाउट तो नहीं है? स्टेटमेंट वाले प्रश्न यहां से करेंगे और भी करेंगे आगे चलकर। स्टेटमेंट वाले जैसे ये प्रश्न कराया हूं मैं, ये प्रश्न कराया था स्टेटमेंट वाला, ये प्रश्न कराया था, ऐसे और भी प्रश्न देखेंगे आगे चलकर। बनेगा यहां तक? अगला लिखिए परिमेय संख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट। परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। चलिए आप लोग बताइए क्या होती है ये? पी बट्टे क्यू के रूप में जिनको लिखते हैं वे होती हैं परिमेय संख्या। और क्या जानते हैं इसके बारे में? क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब हर में जीरो नहीं होना चाहिए। और कुछ जानते हैं क्या? एग्जाम्पल बताइए परिमेय संख्या का। 2/3 परिमेय संख्या है कि नहीं है? मेरा प्रश्न है। चलिए ऑनलाइन में हाँ या नहीं जवाब देना बस। 2/3 परिमेय संख्या है या नहीं? है या नहीं? है। 8/5 परिमेय संख्या है या नहीं? नहीं है। ऐसा नहीं कि पहला है तो दूसरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि पहला है तो दूसरा नहीं होगा, दोनों है ना। आप ही लोग तो बोल रहे हो पी बटे क्यू का रूप, तो पी बटे क्यू का रूप तो है यार, क्यू जीरो भी नहीं है। नहीं, यही मैं जानना चाह रहा था, किसी के मन में ऐसा कुछ भी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं मेरे को कि पी बड़ा हो क्यू बड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं दोनों एग्जाम्पल लिखा था यहाँ पर, कि किसी न किसी का ऐसा डाउट आ सकता है कि पी बड़ा हो या फिर क्यू बड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों ही परिमेय संख्या है। मैं लिखवाऊंगा परिभाषा भी। दोनों ही परिमेय संख्या है। -4 परिमेय संख्या है कि नहीं है? आराम से सोच के बताना। अब 2 में हाँ बोल चुके हो, तीसरा है ये, तो मतलब है ये? आपको क्या लग रहा? नहीं है? है। 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है? आप सोच के बताओ, क्या लगता है यार? नहीं है कि है? चौथा है ये। आधे लोगों का नो आ गया है। चलो इसको देख के बताओ, इसको देख के तो बता ही दोगे। इसको देख के तो फिर ये मैं आपका कॉमन सेंस चेक कर रहा हूं। इसको देख के बताओ कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं। इसको देख के तो बता ही सकते हो, क्लासिफिकेशन को देख के कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है। है। इसको देख के तो बता ही सकते हो आप। जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है वो सब क्या है? परिमेय। सारी प्राकृत संख्या क्या है? परिमेय। सारी पूर्ण संख्या क्या है? परिमेय। सारी पूर्णांक संख्या क्या है? परिमेय। सब परिमेय जो आपने पढ़ा है अभी तक। तो 0 भी तो आपने पढ़ा है पूर्ण संख्या में, पूर्णांक में, तो 0 भी क्या है? परिमेय। सारी प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 सब परिमेय। सारी पूर्ण संख्याएं सब परिमेय। सारी पूर्णांक संख्याएं सब क्या है? परिमेय। समझ आ रहा है? परिभाषा को लिखो, समझ आ जाएगा। इसके अलावा और भी परिमेय संख्या होती है। देखो, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में निरूपित किया जाता है, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में निरूपित किया जाता है, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में निरूपित किया जाता है, जिन्हें P बटे Q के रूप में निरूपित किया जाता है, जहां P और Q पूर्णांक संख्या होती हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन था। जहां P और Q पूर्णांक संख्या होती हैं, जहां P और Q पूर्णांक संख्या होती हैं, तथा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जहां P और Q पूर्णांक संख्या होती हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये इसकी कंप्लीट परिभाषा है।
वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में निरूपित किया जाता है, जहां p और q पूर्णांक संख्या होती है तथा q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। The numbers which can be represented in the form of p by q, where p and q are integers, where p and q are integers and q is not equal to 0। अब देखो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं p बटे q का रूप, p बटे q का रूप, लेकिन p और q क्या हो सकता है उसको ध्यान देना है। p बटे q का रूप तो ठीक है, लेकिन p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक पढ़े हैं ना भी, पूर्णांक में नेगेटिव भी आता है, जीरो भी और पॉजिटिव भी। चलिए अब मैं लिखता हूं, केवल कंडीशंस को चेक करना। 2/3 p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो दो पूर्णांक है क्या है, 3 भी क्या है पूर्णांक, इसीलिए 2/3 क्या है? परिमेय। समझ आ रहा है? p का मान 4, q का मान 1, 4 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। 4/1 को मैं 4 रीड कर सकता हूं, मतलब 4 भी क्या है? परिमेय। p का मान 0, q का मान 2। भाई नीचे 0 लेने के लिए मना किया है, ऊपर के लिए मना नहीं किया मेरे को। तो p का मान 0, q का मान 2, 0 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक, तो 0/2 या इसी को क्या बोलते हैं? 0। ये भी क्या है? परिमेय। p का मान -3, q का मान 4, -3 भी पूर्णांक, 4 भी पूर्णांक, इसीलिए -3/4 क्या है? परिमेय। p का मान -7, q का मान 1, -7 भी पूर्णांक, 1 भी पूर्णांक, इसीलिए -7 भी क्या है? परिमेय संख्या। बहुत बड़ा दायरा है इसका, समझ आ रहा है? जितनी भी प्राकृत संख्या आप पढ़े हैं वो सब परिमेय, जितनी भी पूर्ण संख्या आप पढ़े हैं वो सब परिमेय, जितनी भी पूर्णांक संख्या आप पढ़े हैं वो भी क्या है? परिमेय। इनके अलावा 2/3 परिमेय, -3/4 ये सब भी क्या है? परिमेय। ये तो परिमेय है, सारी प्राकृत, सारी पूर्ण, सारी पूर्णांक। ये तो प्राकृत जितनी भी हैं, पूर्ण जितनी भी हैं, पूर्णांक जितनी भी हैं, समझ आ रहा है? सारी प्राकृत संख्याएं परिमेय हैं, सारी पूर्ण संख्याएं परिमेय, सारी पूर्णांक संख्याएं भी क्या है? परिमेय। इसके अलावा ये देखिए 2/3 ये भी क्या है? परिमेय। -3/4 ये भी क्या है? परिमेय। 11/13, -17/19, -24/29 सब क्या है? ये सब परिमेय। समझ आ रहा है? 1, 2, 3, 4 परिमेय है, क्योंकि 1 को 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1 लिख सकता हूं, 0 को 0/2, 0/3 लिख सकता हूं, -1, -2, -3 ये सब भी क्या है? परिमेय। -1 को -1/1 लिख सकता हूं, -2 को -2/1 लिख सकता हूं। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 4/-7 क्या है? परिमेय है। 4 भी पूर्णांक और -7 भी पूर्णांक, लेकिन मैथ्स में ऐसा रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कभी। नीचे वाला माइनस साइन को हमेशा मैथ्स में ऊपर भेज देते हैं, तो मैथ्स में ऐसा लिखते ही नहीं है कभी। नीचे माइनस साइन आ भी गया है तो आप उसको ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, तो नीचे वाला माइनस साइन ऊपर गया तो ऊपर वाला प्लस क्या बन गया? माइनस बन गया। मैथ्स में ऐसा कभी रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। केवल नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 हुआ मतलब ये आपका परिभाषित ही नहीं होता है, डिफाइन ही नहीं होता है मैथ्स में। तो मैथ्स में आपके सिलेबस में 2 प्रकार की संख्याएं आपको कहीं पर नहीं मिलेंगी। वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या कहीं नहीं मिलेगी और नीचे 0 कहीं नहीं मिलेगा। नीचे 0 आ रहा है मतलब आप कैलकुलेशन गलत कर रहे हो। नीचे 0 आ रहा है मतलब आप कैलकुलेशन को गलत कर रहे हो। 2/-2 मुकेश आपका डाउट है, उससे पहले ही मैंने ये बता दिया था देखने से पहले। -2/2 भी क्या है? परिमेय। -2 भी पूर्णांक, 2 भी पूर्णांक, इसीलिए क्या है? परिमेय है। केवल कंडीशन चेक करना है आपको, p/q, जहां p और q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक। एक अपवाद है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। 2.5 को परिमेय बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? बताइए। नहीं बोलेंगे? हाँ कि नहीं? नहीं बोलेंगे ना? ऐसा मत बोलना कि सर इसको मैं 5/2 बोल के परिमेय लिख दूंगा फिर। समझ आ रहा है? मैं बात कर रहा था 2.5 की। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण है, कल बताऊंगा इसको। परिमेय संख्या का क्या है? ये दशमलव निरूपण है, तो परिमेय संख्या ही, लेकिन परिमेय संख्या का डेसिमल में कन्वर्जन है ये। 5/2 को क्या लिखेंगे? 2.5। 5/2 क्या है? परिमेय। परिमेय का दशमलव निरूपण पढ़ाऊंगा कल। शांत, अशांत, अशांत में आवर्ती और गैर आवर्ती,
समझ आ रहा है? परिमित अपरिमित बोलते हैं इसको। कल पढ़ाऊंगा, बहुत क्लियर होगा वहां पे, पाई की कहानी बताऊंगा पूरी आपको। उससे पहले अपरिमेय संख्या लिख लो, अपरिमेय संख्या लिख लो, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या लिख लो इसको, कल बात करेंगे इसके आगे। फिर वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता। The numbers which cannot be represented in the form of p by q, the numbers which cannot be represented in the form of p by q, वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता। इन्हें सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है, इन्हें सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। They are generally represented in the form of square root. They are generally represented in the form of square root. इन्हें सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। They are generally represented in the form of square root. थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी कल चर्चा करेंगे पाई के बारे में। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, वर्गमूल 10, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। समझ आ रहा है? वर्गमूल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। नेगेटिव मत लिखना अंदर में, अगर वर्गमूल के अंदर नेगेटिव लिखे तो क्या है? वो काल्पनिक। समझ आ रहा है? एक बात और देख लो यहां पर, वर्गमूल 4, वर्गमूल 9, वर्गमूल 16, वर्गमूल 25, इन संख्याओं को अपरिमेय बोलोगे क्या? नहीं। इसका मान क्या होता है? 2, इसका मान 3, इसका मान 4, इसका मान 5, तो ये क्या है? परिमेय। ये क्या है? परिमेय। वर्गमूल 2 का मान क्या होता है? 1.41, 4, 2, 1, 3, 5, 6 चलता रहता है, खत्म ही नहीं होता कभी। समझ आ रहा है? वर्गमूल 3 का मान क्या होता है? 1.732, कभी खत्म ही नहीं होता है। इसीलिए ये संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय। कल कराऊंगा। अशांत में गैर आवर्ती मतलब अनावर्ती को जब बताऊंगा तो देखना कितना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है वो, आधा लोग को जानकारी नहीं होगा उसका। कल जो बताऊंगा 90% बच्चे पढ़े ही नहीं होते हैं उसको। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है, पाई का पूरा कहानी उसी पे टिका होता है, तो कल बात करेंगे उस पे। फिलहाल इतना लिख लीजिए आप लोग, एक नोट करके लिख लीजिए, पाई अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। पाई का वैल्यू लिख लीजिए 3.14159, 22/7 को मत लिखना भाई, वो वैल्यू होता ही नहीं है, फिर से बोल रहा हूं। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट मान लेके चलते हैं 22/7। पाई का मान ये होता है, खत्म ही नहीं होगा, चलते रहेगा चलते रहेगा, खत्म नहीं होने वाला। ये सब जो लिखा है ना डेटा, इनका वैल्यू दशमलव में निकालोगे ना तो खत्म ही नहीं होगा, चलते रहेगा चलते रहेगा। तो ये संख्याएं जो आप देख पा रहे हैं, जो आपके सामने लिखी हुई हैं, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई की कहानी कल बताऊंगा, क्यों पाई को अपरिमेय संख्या में रखा गया है, ये कहानी कल सुनाऊंगा आपको। यहां तक बन जाएगा? कोई डाउट तो नहीं है? प्रॉपर नोट्स बनाइए, देखिए एक सीक्वेंस में रहेगा आपके नोट्स में सब कुछ, और केवल शिक्षक भर्ती सीटेट की बात नहीं है, ये जो भी एग्जाम्स होंगे व्यापम के सारे एग्जाम्स में काम आ जाएगा। ये हॉस्टल वार्डन हुआ उसमें काम आ जाएगा, आरआई पटवारी हुआ, आगे चलकर देखना। एक प्रॉपर नोट्स तैयार कर लीजिए, 2 महीना लगेगा मेरे को, 2 महीने में आपके पास जो नोट्स तैयार हो जाएगी मैथ्स की, और प्रैक्टिस शीट्स मिलेगी, वहीं पे लगाइए उसको साथ साथ में। जिस चैप्टर की प्रैक्टिस शीट है या प्रैक्टिस शीट की कॉपी अलग से बना लीजिए। प्री प्लस मेंस के जो बच्चे हैं उनकी कॉपी देखिएगा, एक अलग से सेपरेट कॉपी प्रैक्टिस शीट की है और एक आपका नोट्स है, उनका देखना मार्केट में कैसा डिमांड है उस नोट्स का, कैसे बच्चे मांगते हैं नोट्स। वो नोट्स से एग्जाम निकलवाएगा। मेरा जो अनुभव रहा है पीएससी मेंस में इंटरव्यू तक जाने में, व्यापम के एग्जाम्स जो निकले हैं मेरे, तो मेरा जो अनुभव रहा है कि बिना नोट्स के संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि एग्जाम जब आएगा तो आपके पास मुश्किल से 10-15 दिन का समय रहेगा रिवीजन करने के लिए। वहां पे आप मोटी मोटी बुक्स उठा के रिवीजन करेंगे तो फिर खत्म हो गया आपका काम। आपको वहां पे रिवीजन करने के लिए खुद का बनाए हुए नोट्स चाहिए, किसी और का नहीं चाहिए, खुद का, ताकि आप समझ पाए उस नोट्स को। इसीलिए नोट्स बनाने के लिए बोल रहा हूं मैं, आपके फायदे के लिए। मेरे को उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, आपको ही फायदा मिलेगा उससे। और देखना एक सीक्वेंस में चलेगा, कहीं पे जंप नहीं मारूंगा मैं कि जंप मार के अलग चैप्टर आ गया। एकदम सीक्वेंस में बेस क्लियर करेंगे, संख्याएं पढ़ेंगे, जितनी संख्याएं होती हैं सारी, उसके क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद बेसिक कैलकुलेशन सिखाऊंगा आपको।
उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे, विभाजिता के नियम पढ़ेंगे, एकदम बेस बनाएंगे, आगे चलेंगे। सारी वैरायटी के प्रश्नों को शामिल कर लूंगा मैं, कहीं पे कुछ नहीं छूटेगा। लेकिन प्रॉपर नोट्स बनाइए आप लोग। आज के लेक्चर में कोई डाउट तो नहीं किसी को? बन जाएगा? इसको पढ़ के आइए, इसके आगे का कल देखेंगे। ऑनलाइन में कोई डाउट है क्या? सीजीजीएस, इंडियन जीएस दोनों कवर होगा बिल्कुल। नेहा, सीजीजीएस और इंडियन जीएस दोनों कवर होगा इस बैच में। सीजी भी कवर कराएंगे, इंडियन जीएस भी कवर कराएंगे। कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक समझ आया पूरा लेक्चर आज का? चलिए कल मिलते हैं, फिर इसके आगे देखेंगे। चलिए कल मिलेंगे, इसके आगे देखेंगे फिर।